स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ए न्यू रीडिंग वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक चैप्टर की रीडिंग, जो कि है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये 12th क्लास के पनोरमा बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द टाइगर किंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी का रिव्यू बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो इसमें बच्चे की एक बच्चे की कहानी होती है, जो एक राजा के घर पर जन्म लेता है। तो वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तो वो उसकी भविष्यवाणी करते हैं कि ये आगे चल के महाराजाओं का महाराजा बनेगा, लेकिन फिर भी इसको मरना होगा। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे बड़ा होता है। ये धीरे धीरे बड़ा होता है और खूब सारे टाइगर्स को मार देता है। इसको गोल होता है 100 टाइगर को मारना। इसको खतरा होता है 100 टाइगर से, तो 100 टाइगर को मारना होता है इसको। तो 99 तो मार देता है, लेकिन जैसे ही 100 को मारता है वो शायद मर नहीं पाता है। तो फिर उसके बाद में कैसे मौत होती है वो आगे कहानी में रिवेल होगा। तो एक चीज़ बता देता हूँ, मैं ये कहानी पढ़ता हूँ किससे, एक्सेलेंट से, जो कि सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। तो मैं इसी से एक्सेलेंट से ही कहानी पढ़ता हूँ। तो जल्दी से करते हैं इस कहानी को स्टार्ट। तो ये कहानी स्टार्ट होती है, प्रतिबंधपुरम के राजा इस कहानी के नायक हैं। और इसमें महामान्य जमींदार, जनरल, किलेदार, मेजर और सत्यव्याघ्र संहारी और महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर और MAD, ACTC या फिर RCR के नाम से भी ये जो प्रतिबंधपुरम का राजा था, इसको जाना जा सकता था। परंतु इस नाम को अक्सर अक्सर व्याघ्र राजा के नाम से छोटा कर दिया जाता था। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि वह व्याघ्र राजा के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ। मेरा एक सुनियोजित वापसी के साथ में केवल अंत की ओर बढ़ने का, कोई झूठा दिखावा करने का कोई भी इरादा नहीं है। यद यहाँ तक कि किसी स्तूका बॉम्बर भी अगर मेरे को धमकी दे के मैं बॉम्ब गिरा दूंगा तेरे ऊपर, तो भी मैं अपने मार्ग से पीछे नहीं हटने वाला। और स्तूका बॉम्बर चाहे तो शीघ्र से शीघ्र ही मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। तो ये जो है, ये कहानी सुना रहे काल की एक राइटर का नाम है, जो कहानी सुना रहे ऑडियंस को। तो ऑडियंस को कहानी सुना रहा है, वो सुन रहे और ये बोल रहा है कि मैं कहानी के एंड तक नहीं जाऊंगा, सीधा मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। तो उसके बाद में चलते क्या बोलते हैं। तो व्याघ्र राजा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात की शुरुआत में ही उद्घाटित करना आवश्यक है कि उनके बारे में पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इतनी अदम्य साहस वाले व्यक्ति से स्वाभाविक रूप से आमने सामने मिलने की इच्छा लगी होगी, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति की संभावना नहीं हो सकती। जैसा कि भारत में राम ने दशरथ के बारे में कहा था। भरत ने किसके, राम और दशरथ के दाम से दशरथ के बारे में कहा था, उसी प्रकार व्याघ्र राजा भी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास तक पहुंच चुके हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो उनकी डेथ हो चुकी है, मतलब मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु का तरीका असाधारण रुचि का विषय है। केवल इस कहानी उसे केवल कहानी के अंत में ही प्रदर्शित उजागर किया जा सकता है। और उनकी मृत्यु का सबसे विलक्षण पक्ष यह था कि उनके जन्म लेते ही ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन व्याघ्र राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का, उन्होंने पहले एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, तो राजा ने बुलाया था एस्ट्रोलॉजर्स को। तो उन्होंने पहले बोला कि ये बच्चा योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा। लेकिन इतना कहकर सारे के सारे जो ज्योतिष थे, उनके होठ रुक गए और उनका जो थूक था वो गले में ही वापस अंदर चला गया। जब उन्हें अपनी बात जाती करने के लिए बाध्य किया गया, तब ज्योतिषियों ने आश्चर्यजनक बात कही। यह एक रहस्य है जिसे जरा भी प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस बात को कहने के लिए बाध्य किया गया है, इसलिए हम बता रहे हैं। इस नक्षत्र में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो ये टाइगर किंग था, ये बॉर्न हुआ था, मतलब इसका जन्म हुआ था बुल के नक्षत्र में, मतलब जो सांड होता है उसके नक्षत्र में हुआ था इसका जन्म। तो सांड और क्या होता है, एक तो होता है बुल और टाइगर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े वाले। तो इसलिए उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उसका बेसिस ये है कि तो ये बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है, मतलब शेर जो है इसका बहुत बड़ा शत्रु होगा, तो इसकी डेथ होगी वो शेर के हाथों ही होगी। तो उन्होंने ये बताया। फिर उसके बाद में इस नक्षत्र में जन्मा बालक एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में जल्दी से पढ़ते हैं। उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। इस दिन की आयु में 10 दिन की आयु का बच्चा जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से आश्चर्यजनक शब्द निकले। अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं,
हर कोई सम्मोहन से स्तंभित रह गया। हर कोई सम्मोहन से स्तंभित रह गया, मतलब उसको देखते रह गया। उसकी आवाज़ों को सुनकर उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देखा, पलकें झपकाई। अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ये मैं था जो बोला, मतलब बच्चे ने बोला, जो टाइगर किंग था उसने बोला, जो कि 10 days ओल्ड था ओनली। इस बार संदेश का कोई आधार नहीं था, मतलब इस संदेश का कोई आधार नहीं था। मात्र 10 दिन पहले जन्मे शिशु ने इतने स्पष्ट रूप से शब्द कहे थे। प्रधान ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और एकाग्रता से बच्चे को देखने लगा। पैदा हुए सभी व्यक्तियों को एक दिन मरना ही है। बच्चे ने बोला कि पैदा हुए व्यक्तियों को एक ना एक दिन मरना ही है। कोई भी जो बॉर्न हुआ है उसको मरना तो है ही। यह जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। मतलब तुम ऐसे बताओ कि तुम एक दिन मरने वाले हो, तो ये इसके लिए तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये चीज़ बता सको कि मेरी डेथ कैसे होगी, तो उस चीज़ के लिए बुद्धिमत्ता पर प्रश्न करता है। एक बार देखते हैं वापस से। जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उसे मृत्यु का तरीका बता पाओ तो उसमें कुछ समझदारी होगी। उस राजसी मतलब जो शिशु था, उसने अपनी छोटी सी तीखी आवाज़ में ये शब्द कहे थे। प्रधान ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी अंगुली अपनी नाक पर रख ली और मुश्किल से 10 दिन का बच्चा एक बालक को बोलता है, इतना ही नहीं, वह बुद्धिमत्ता प्रश्न भी करता है। अविश्वसनीय बात थी ये बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में, यह तो वास्तविकता के बजाय युद्ध के कार्यालय से जारी किए गए समाचारों जैसा है। प्रधान ज्योतिषी ने अपनी अंगुली अपनी नाक से हटाई और अपनी नज़रें उस छोटे राजकुमार पर गड़ा ली। फिर उसके बाद में चलते नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें बता रखा है, उसने व्याख्या की कि राजकुमार वृषण लग्न यानी सांड के काल में क्या है, जन्मा है। और सांड और व्याघ्र दोनों शत्रु होते हैं, इसलिए उसकी मृत्यु व्याघ्र के द्वारा होगी। आप सोच रहे होंगे कि व्याघ्र शब्द को सुनकर युवराज जंग बहादुर कांपने लगा होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही युवराज ने इस शब्द को उच्चारित होते हुए सुना, उसने एक गहरी गुहार लगाई, गुहार की आवाज़ निकाली। उसके होठों से डर उत्पन्न करने वाले शब्द निकले। व्याघ्र सावधान रहे, उसने बोला कि व्याघ्र सावधान रहे। और यह वर्णन प्रतिबंधपुरम में सब और फैलकर अफवाह मात्र बन गया। फिर उसके बाद में, परंतु बाद में आने वाली समझ के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित ही घटना थी। फिर उसके बाद में, युवराज जंग बहादुर जो थे, दिन प्रतिदिन लंबा हुआ, शक्तिशाली हो गया। फिर उसके बाद में, पहले से ही वर्णित घटना को छोड़कर उसके बचपन के दिनों में कोई चमत्कार प्रकट नहीं हुआ। उसको छोड़कर कोई और चमत्कार नहीं हुआ। वह लड़का युवराज एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। अंग्रेजी धाय ने उसका लालन पालन किया था। फिर उसके बाद में, एक अंग्रेज उसे अंग्रेजी पढ़ाता था। वह मात्र अंग्रेजी फिल्में ही देखता था, और ठीक वैसे ही जैसे कि सभी अन्य भारतीय राज्यों के युवराज करते हैं। जब उसे 20 वर्ष की आयु में वयस्क अधिकार प्राप्त हुआ, तो राज्य जो उसके समय तक मतलब अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था, उसके हाथों में आ गया था। लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। बहुत से लोग इस विषय पर चर्चा करते रहते थे कि धीरे धीरे वह बात महाराजा के कानों तक पहुंची। प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे, उन्हें व्याघ्र उसमें क्या है, बहुत सारे शेर भी थे। और महाराजा वह पुरानी कहावत जानते थे, अपनी आत्मरक्षा में किसी गाय को मतलब हम अपनी आत्मरक्षा के अंदर किसी गाय को भी मार सकते हैं। आत्मरक्षा में व्याघ्रों को मारने में निश्चित रूप से कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती है। महाराजा व्याघ्र के शिकार पर निकल पड़े। फिर उसके बाद में चलते नेक्स्ट पेज पे। तो कुछ बता रखा है ऐसा कि जब महाराजा ने अपना पहला व्याघ्र मारा, तो प्रत्येक रोमांचित थे, वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक रोमांचित थे। उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और उससे मरा हुआ जानवर दिखाया। उन्होंने पूछा
अब आप क्या कहेंगे, अब आप क्या कहते हैं। फिर उसके बाद में ममामहित, मतलब वो उनको ज्योतिष थे वो उनको बोले ठीक इसी तरह 99 व्याघ्र मार सकते हो तुम। उन्होंने बोला, ज्योतिष ने बोला तुम इस तरह है ना केवल इसी तरीके से 99 व्याघ्र और मार सकते हो। लेकिन ज्योतिषी ने अपने शब्द को लंबा खींचा और कहा लेकिन क्या। मतलब राजा ने पूछा लेकिन क्या, जंगजन बहादुर ने पूछा लेकिन क्या, निडर होकर कहो, लेकिन आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। यदि 100वां व्याघ्र भी मारा जाए तो। राजा ने पूछा कि अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूँ तो मैं अपनी अब ज्योतिषी ने कहा कि तो मैं अपनी सारी की सारी जो पुस्तक है उनको फाड़ दूंगा, उन्हें आग लगा दूंगा और मैं अपनी जो चोटी है उसको काट लूँगा, अपने बाल काट कर छोटे कर लूँगा और बीमा प्रतिनिधि बन जाऊँगा। ज्योतिषी ने एक असंगत टिप्पणी के साथ में अपनी बात समाप्त कर दी। फिर उसके बाद में उस दिन से लेकर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले समस्त व्याघ्रों के लिए उत्सव का समय आ गया। फिर उस दिन से लेकर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले समस्त व्याघ्रों के लिए उत्सव का समय आ गया। सरकार ने महाराजा के सिवाय किसी के भी द्वारा व्याघ्र को शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और आशय से यह घोषणा जारी कर दी गई कि यदि किसी ने व्याघ्र के ऊपर एक पत्थर तक उछालने का साहस किया तो उसकी समस्त धन संपत्ति एवं जायदाद जब्त कर ली जाएगी। महाराजा ने शपथ ली कि वह 100 व्याघ्रों को मारने के बाद ही अन्य सभी विषयों पर ध्यान देंगे। प्रारंभ में राजा को अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चय प्रतीत हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय था और ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता था। कई बार गोली निशाने से चूक जाती थी। व्याघ्र उन पर छलांग लगा देता था, मतलब जो शेर था उनके ऊपर कभी कभार हमला कर देता था। वह निहत्थे उस जंगली जानवर से लड़ते थे परंतु प्रत्येक बार महाराजा की ही विजय होती थी। फिर उसके बाद में एक बार तो उसने अपने सामने दाद सिंहासन छीनने का खतरा उसके सामने दाद सिंहासन के छीनने का खतरा तक पैदा हो गया। वह एक उच्च पदाधिकारी ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम आया। वह व्याघ्र का शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौकीन था और उसके द्वारा मारे गए व्याघ्रों के साथ में फ़ोटो खिंचवाने का तो और उससे भी ज़्यादा शौकीन था। उससे भी ज़्यादा उसको शौक़ था कि फ़ोटो खिंचवाऊँ, जो व्याघ्र मारा है उसके साथ मेरे को एक फ़ोटो तो लेनी है। तो हमेशा इसी तरह उसने प्रतिबंधपुरम के व्याघ्रों का शिकार करने के लिए इच्छा प्रकट की। लेकिन महाराजा ने अपने निश्चय पर अटल था और उसकी मृत्यु उन्होंने उसकी अनुमति नहीं दी। मैं किसी अन्य शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। राजा ने बोला मैं किसी अन्य शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। आप किसी जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हैं, आप किसी चूहे के शिकार का आयोजन कर सकते हैं, हम किसी मच्छर के शिकार के लिए तैयार हैं। मच्छर के शिकार के लिए तैयार हैं, लेकिन व्याघ्र का शिकार यह असंभव है। ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा को कहलवाया कि दुरई ब्रिटिश अधिकारी का एक पद होता है, का व्याघ्र को स्वयं मारना आवश्यक नहीं है। वह मतलब उसके जो वो था ना सचिव, उसने राजा का दीवान था उसको बताया कि वो ब्रिटिश अधिकारी है, वो मारेगा नहीं उसको, बस उसको क्या चाहिए, फ़ोटो में चाहिए। वास्तव में तो महाराजा व्याघ्र को मार सकते हैं। दुरई जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो तो केवल व्याघ्र के साथ मृत शरीर के साथ में बंदूक हाथ में लेकर खड़े हुए स्वयं को एक फ़ोटोग्राफ उनके लिए एक फ़ोटोग्राफ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण था। लेकिन महाराजा ने इस प्रस्ताव पर भी असहमति प्रस्तुत की। यदि वह इस बार मना करने के बाद अंततः अहमत हो जाते और दूसरे ब्रिटिश अधिकारी भी व्याघ्रों के शिकार के लिए पहुंच जाते तो वह क्या करता है, मतलब अगर और सारे के सारे जो अधिकारी है वो भी उसी के पास आ जाते कि हमको भी शिकार करना है, तो फिर वो राजा क्या करता।
ऐसी बात उसने सोची। चूंकि महाराज ने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए उसके सामने अपना राज्य खोने का खतरा तक आ गया था। फिर उसके बाद में महाराजा ने अपने दीवान से इस मामले पर गहन विचार विमर्श किया, और दीवान के साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला विचार विमर्श किया। परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक ब्रिटिश आभूषण निर्माता कंपनी को तुरंत एक तार भेजा गया। अलग अलग डिज़ाइन की महंगी हीरे की अंगूठियों के नमूने भिजवाए गए। लगभग 50 अंगूठियाँ पहुँची, यहाँ पे आके 50 अंगूठियाँ पहुँची प्रतिबंधपुरम के अंदर। और महाराजा ने वे सारी अंगूठियाँ उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेजी। राजा और उसके मंत्री ने आशा की थी कि जो उसकी पत्नी है, ब्रिटिश अधिकारी की जो पत्नी है, वह एक या दो अंगूठी पसंद कर लेगी और बाकी सारी वापस भेज देगी। लेकिन उसकी पत्नी ने साथ में उत्तर भेजा कि आपके उपहार के लिए आपको बहुत अधिक धन्यवाद। 2 दिन बाद ब्रिटिश ज्वेलर्स की ओर से 3 लाख रुपए का बिल आ पहुंचा। मतलब जो ज्वेलर की शॉप थी उससे 3 लाख रुपए का बिल आया, और महाराजा प्रसन्न थे कि भले ही उसके 3 लाख रुपए खर्च हो गए, मतलब 3 लाख रुपए का घाटा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने राज्य को बचा लिया था। तो ये खुशी उनके मन में थी। फिर उसके बाद में फिर महाराजा के व्याघ्रों को शिकार बहुत सफल होते रहे। मतलब सारे के सारे जो टाइगर्स थे उनको मारता गया राजा, मारता गया। फिर उसके बाद में 10 वर्ष में वह 70 व्याघ्र मार चुका था। फिर उसके बाद में वहाँ पे टाइगरों की और फिर एक अप्रत्याशित बाधा ने उसके अभिमान और फिर एक अप्रत्याशित बाधा ने उसके अभिमान को रोक दिया। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में व्याघ्रों की जनसंख्या बिल्कुल लुप्त हो गई। कौन जाने व्याघ्रों ने क्या परिवार नियोजन अपनाया और अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली हो, या फिर बस उस राज्य से भाग गए हो। लेकिन वह अंग्रेज़ों के हाथों मरना चाहते थे, क्योंकि वे अंग्रेज़ों के ही हाथों मरना चाहते थे। और एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए उन्होंने पूछा, दीवान साहब, क्या आपको यह बात ज्ञात नहीं है कि मेरी इस बंदूक को अभी 30 व्याघ्रों को और मारना शेष है? बंदूक को देखकर कांपता हुआ दीवान चिल्लाया, महामहिम यानी महाराजा, मैं कोई व्याघ्र नहीं हूँ। दीवान ने बोला कि मैं तो कोई व्याघ्र नहीं हूँ, कोई मूर्ख तुम्हें व्याघ्र कहेगा। ऐसा राजा ने कहा। नहीं, और एक बंदूक नहीं है, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। तुम न तो व्याघ्र हो और न ही बंदूक। ऐसा राजा ने कहा। दीवान साहब, मैंने तुम्हें यहाँ एक अलग उद्देश्य से बुलवाया है। मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। दीवान और भी अधिक बड़बड़ाने लगा। महामहिम, मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं। उसने सोचा कि वो उसकी शादी करवाने के लिए बोल रहा है। तो मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं। यदि मैं आपसे विवाह करूंगा, बकवास मत करो। दादा ने कहा कि उसके बाद में मैं तुमसे विवाह क्यों करूंगा? राजा ने बोला, मैं तुमसे विवाह क्यों करूंगा? मुझे तो बस एक व्याघ्र चाहिए, एक व्याघ्र चाहिए महाराज कृपया एक बार और सोच लीजिए। आपके पूर्वजों ने तलवार से विवाह किया था। यदि आप चाहे तो बंदूक से विवाह कर लें। इस राज्य के लिए एक व्याघ्र राजा ही बहुत है, और एक व्याघ्र रानी की आवश्यकता नहीं है, महाराजा ने जोर से हटकारा लगाया। मैं किसी व्याघ्र या बंदूक से विवाह करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मनुष्य जाति की किसी लड़की से विवाह करने के बारे में सोच रहा हूँ। पहले तुम हमारे देश के अलग अलग राज्यों में व्याघ्रों की जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करो। फिर पता लगाओ कि किसी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य परिवार में किसी लड़की
किसी लड़की है, अगर कोई लड़की है जो विवाह जिससे मैं विवाह कर सकूं। फिर उसके बाद में दीवान ने उसके आदेश का पालन किया और उसने एक ऐसे राज्य से विवाह योग्य ऐसी लड़की ढूंढ ली जहाँ पे जनसंख्या टाइगरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। और महाराजा जंग जंग बहादुर जब जब अपने ससुराल जाते थे, वहाँ 5-6 टाइगर वो मार के आ जाते थे। इस तरह प्रतिबंधपुरम में महल में स्वागत कक्ष की दीवारें 99 व्याघ्रों की खाली से सुसज्जित हो गई थी, कि खालों से सुसज्जित मतलब 99 टाइगरों की खालें उसने महल के अंदर ही लटका रखी थी। फिर उसके बाद में जब महाराजा को सोवे टाइगर की संख्या जब महाराजा को 100 की संख्या में मेल बिठाने के लिए बस एक व्याघ्र की ज़रूरत थी, एक टाइगर को और मारने की ज़रूरत थी, तब उसकी चिंता चरम पर आ गई, चरम पर पहुंच गई, मतलब बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच गई, पीक वैल्यू पे पहुंच गई उसकी जो चिंता थी। और उन्हें दिन में ही यह विचार आया और उन्हें दिन में यही विचार और रात में यही स्वप्न आता था कि मैं लास्ट वाले टाइगर को कैसे मारूंगा। अब तक तो उसने ससुर के राज्य में सभी व्याघ्रों के क्षेत्र सूने कर दिए थे, कहीं भी व्याघ्रों को ढूंढना असंभव हो गया था। फिर भी केवल एक ही और व्याघ्र की आवश्यकता थी। यदि महाराजा बस उस एक जानवर को मार पाते तो उसको कोई डर शेष नहीं रह जाता। वह व्याघ्रों का शिकार ही पूरी तरह छोड़ देते, लेकिन उन्हें उस अंतिम व्याघ्र से पूरी तरह से सावधान भी रहना था। स्वर्गीय प्रधान ज्योतिष ने क्या कहा था, 99 व्याघ्रों को मारने के बाद महाराजा के 100वें व्याघ्र से सावधान रहना, 100वें व्याघ्र से उसको सावधान रहना चाहिए। सत्य ही था, आखिरकार व्याघ्र एक जंगली जानवर है, किसी को भी उससे सावधान या डर कर रहना चाहिए। लेकिन वह 100वां व्याघ्र कहाँ मिलना था। जीवित व्याघ्र ढूंढने की उपेक्षा व्याघ्र का दूध ढूंढना अधिक सरल लग रहा था। इस प्रकार महाराजा निराशा में डूब गया। लेकिन व्याघ्र की वह सुखद समाचार मिला जिससे उसकी निराशा दूर हो गई। उसने अपने राज्य में किसी पहाड़ी गांव में भैंसें अक्सर गायब होती हुई मतलब उसको खबर सुनाई दी कि उसके एक राज्य के एक पहाड़ी गांव में भैंसें लगातार गायब हो रही हैं, भेड़ें लगातार गायब हो रही है। पहले यह सुनिश्चित किया गया कि खादर मियाँ साहब या फिर वीरासामी खादर मियाँ साहब और वीरासामी 2 आदमी हैं जो अक्सर भेड़ों की चोरी कर लिया करते थे। नायकर का नाम तो नहीं है क्योंकि ये दोनों भेड़ियों को पूरा निगल जाते थे। भेड़ें होती थी उनको पूरा निगल जाते थे, मतलब काट कूट के खा जाते थे और अपनी योग्यता के कारण प्रसिद्ध भी थे। ये उस गांव के अंदर निश्चित रूप से व्याघ्र अपना काम कर रहा था, लेकिन असलियत में देखें तो वहाँ पे व्याघ्र ही था शायद तक। और गांव वाले महाराज को सूचित करने के लिए दौड़े। महाराजा ने उस गांव को 3 वर्ष तक का करों से छूट देने के लिए घोषणा भी कर दी और तुरंत शिकार पर रवाना हो गए उस गांव के लिए। फिर वो राजा उस गांव में गए। व्याघ्र आसानी से नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वह महाराजा की इच्छा की अवज्ञा करने के लिए जानबूझकर छिप रहा है। महाराजा भी उतने ही दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने जब तक व्याघ्र न मिले तब तक जंगल में ही लेटने से मना कर जंगल से लौटने से ही मना कर दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए महाराजा को क्रोध बढ़ता गया और हट खतरनाक रूप से बढ़ता गया। मतलब उनकी जो हट था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से बढ़ता गया। वैसे बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली गई और एक दिन उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया। उन्होंने दीवान को बुलाया और तुरंत भूमि का कर 2 गुना कर देने का आदेश दिया। और दीवान ने कहा कि यदि हम ऐसा कर देंगे तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और फिर हमारा राज्य भी भयभीत राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। राजा ने कहा यदि ऐसा होगा तो तुम्हें अपनी पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। दीवान इस बात से आश्वस्त होकर
आश्वस्त होकर घर आया, और यदि महाराज की आया कि यदि महाराज को शीघ्र से शीघ्र व्याघ्र नहीं मिला तो परिणाम अनर्थकारी हो सकता है। उसकी सांस में सांस तब आई जब उसने एक व्याघ्र को देखा जिसे मद्रास स्थित पीपुल्स पार्क, मद्रास में स्थित एक पीपुल्स पार्क से लाकर उसके घर में छिपाकर रखा गया था। आधी रात के समय जब वह शहर शांति में सोया हुआ सारा का सारा शहर शांति में सोया हुआ था, तब दीवान और उसकी वृद्ध पत्नी व्याघ्र को घसीटकर कार तक लेके आए और उसे सीट पर धकेल दिया। दीवान स्वयं कार चलाकर उस जंगल तक लेकर गया जहाँ पे महाराज शिकार के लिए आए हुए थे। जब वे जंगल पहुँचे तो व्याघ्र ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया था और कार से बाहर आने से मना कर दिया था। कार से बाहर आने से मना कर दिया था। जब जंगली जानवर को कार से बाहर नीचे ज़मीन पर धकेलने के अनेक प्रयासों से दीवान पूरी तरह से थक गया। फिर उसके बाद में अगले दिन वहीं पे, मतलब उसको, टाइगर को था वहाँ से गाड़ी में से निकाल के उस जंगल में छोड़ दिया। तो अगले दिन वृद्ध जो बूढ़ा व्याघ्र था, वो शेर था, थोड़ा बूढ़ा था, तो वो घूमता हुआ महाराजा को दिखाई दिया और मानो विनम्र प्रार्थना के भाव से खड़ा हो रखा था। वो जो व्याघ्र था वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र प्रार्थना के भाव से खड़ा हो गया था। मालिक आपका मेरे लिए क्या आदेश है? महाराजा ने असीम आनंद के साथ में उस जंगली जानवर पर सावधानी पूर्वक निशाना साधा। व्याघ्र एक कुचले हुए ढेर के रूप में गिर पड़ा और महाराजा उल्लास से अभिभूत हो गया। फिर उसके बाद में महाराजा के चले जाने के बाद में शिकारी उस व्याघ्र को आसपास से आकर देखने के लिए आए और व्याघ्र ने भी भौचक्केपन से उनकी आंखें गोल गोल घुमाते हुए उन्हें देखा, शिकारियों को देखा, और उन लोगों को महसूस हुआ कि व्याघ्र मरा हुआ नहीं था, गोली का निशाना चूक गया था। व्याघ्र गोली के अपने मतलब गोली थी उसके पास से गुजरने के कारण उसकी केवल आवाज़ मात्र से बेहोश हो चुका था। शिकारी हैरान थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को निश्चित रूप से इस बात का पता नहीं लगना चाहिए उनका निशाना चूक गया था इस बात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। यदि महाराजा को पता लगता है तो उन लोगों की नौकरी भी जा सकती है। यदि शिकारी ने मतलब उन्हीं में से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी पर जाकर निशाना साधा और व्याघ्र के ऊपर गोली चला दी, और इस बार उसने बिना निशाना चूके व्याघ्र को मार गिराया था। फिर राजा के आदेशानुसार मरे हुए व्याघ्र को जुलूस के साथ शहर में निकालते हुए लाया गया था और दफना दिया गया था। फिर उसके ऊपर मकबरा बना दिया गया था। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन आया, मतलब 3 साल का हो गया वो, तब जन्मदिन आया तीसरा महाराज के पुत्र का, यानी टाइगर किंग के बेटे का। तो उस समय तक महाराजा ने अपना पूरा ध्यान व्याघ्रों के शिकार पर लगाया हुआ था। पहले तो लगाया हुआ था उनके ऊपर, और उसके पास युवराज के लिए कोई समय नहीं बचता था। लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान बच्चे की ओर मोड़ लिया था और उसने अपने बच्चे का जन्मदिन पर कोई खास उपहार देना चाहता था। वह प्रतिबंधपुरम से शॉपिंग सेंटर में आ गया और प्रत्येक दुकान पर खोजा, लेकिन कोई भी उपयुक्त उपहार नहीं मिल पाया। अंत में उसकी नज़र एक खिलौने की दुकान पर रखे हुए एक लकड़ी के व्याघ्र पर पड़ी। उसने निश्चय कर लिया कि यह बिल्कुल उपयुक्त उपहार रहेगा मेरे बेटे के लिए। उस लकड़ी के व्याघ्र की कीमत केवल 2.25 आना थी। उस जो लकड़ी का व्याघ्र था उसकी कीमत केवल 2.25 आना थी। लेकिन दुकानदार जानता था कि यदि वह महाराजा को इतनी कम कीमत बताएगा
तो उसे आपातकाल के नियमों के तहत दंडित किया जाएगा। लेकिन उसने कहा, महामहिम, यह व्याघ्र शिल्पकारी का एक अत्यधिक दुर्लभ नमूना है। शिल्पकारी का एक बहुत ज़्यादा कम मिलने वाला नमूना है, दुर्लभ नमूना है। 300 रुपये में सौदा तय रहा और राजा ने कहा, बहुत अच्छा, चलो, यह तुम्हारी ओर से युवराज को उसके जन्मदिन पर भेंट हुई। और यह कर कर वह उसके साथ में ले गया, वह अपने साथ में व्याघ्र को ले गया, लकड़ी के व्याघ्र को। उस दिन पिता और पुत्र उस छोटे लकड़ी के व्याघ्र से खेल रहे थे कि किसी अनाड़ी बढ़ई ने द्वारा बनाया गया था। वो जो व्याघ्र था किसी अनाड़ी बढ़ई के द्वारा, यानी जो कारपेंटर होता है उसके द्वारा बनाया गया था। उसकी सतह खुरदरी थी, उस पर सब जगह लकड़ी की छोटी छोटी सी पतली फांसी कांटों की तरह खड़ी हुई थी। और उनमें से एक फांस महाराजा के दाहिने हाथ पर घुस गई और उसके हाथ में खींचकर उसने अपने हाथों में से खींचकर उसे बाहर निकाल दिया और राजकुमार के साथ खेलने लगा। फिर इसके बाद में अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण उत्पन्न हो गया। 4 दिन में वह 4 दिन में यह पस उत्पन्न करने वाला एक घाव के रूप में विकसित हो गया और पूरी बाह में फैल गया। मतलब पहले तो ओनली हाथ में था, फिर पस हो गई उसके अंदर, पस यानी जो मवाद होती है वो हो गई। फिर उसके बाद में पूरे हाथ में फैल गया वो घाव। और मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन, मद्रास के अंदर से 3 प्रसिद्ध सर्जन जो कि शल्य चिकित्सक होते हैं, वो उनको बुलवाया गया। विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने ऑपरेशन का निश्चय कर लिया। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने वाले तीनों सर्जनों ने थिएटर से बाहर आए और उन्होंने घोषणा की, ऑपरेशन सफल था, महाराजा की मृत्यु हो गई। और इस तरह 7वें व्याघ्र राजा को अपना अंतिम बदला ले लिया था। मतलब जो 100वां टाइगर था, वो तो जिसको मारना था 100वां टाइगर था, वो तो मरा नहीं था। लेकिन अब जो 100वां टाइगर था उसने राजा की मृत्यु ले ली थी। और डॉक्टर बाहर आने के बाद बोले, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द किंग वाज डाइड। ऐसी बात उन्होंने कही। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और जो भी चैनल पे न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ी धीरे धीरे चल रही है तो आप इस वीडियो की स्पीड भी बढ़ा के इसको जल्दी से पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप 1-2 बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में इस वीडियो को स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे बढ़ा के इसकी स्पीड और उसको बार बार रिपीट करते रहना, ताकि आपके दिमाग में ये जो है स्टोरी ये सेट हो जाए। तो ओके गाइस, गुड बाय।